ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, ठीक है? असल में मैंने आपको बताया था जो यूएस का जो संविधान है, उसको मैंने कहा था 1787 में तैयार हो गया था, यस और नो? ठीक है? अब याद रखना जब यूएस का संविधान तैयार हुआ था तो उसमें भी ये ड्यू प्रोसेस वाली बात आई थी, कौन सी वाली? और फिर ये संविधान में जोड़ा गया, ठीक है? ये यूएस के संविधान में उसका जो अमेंडमेंट 5th उन्होंने किया था, अमेंडमेंट कौन सा 5th उन्होंने किया था, उसके द्वारा ये ड्यू प्रोसेस जोड़ा गया, ठीक है? ओके, ये डेटा मैंने क्यों दिया आपको? कभी ड्यू प्रोसेस लिखने को बोला था, तो ये डेटा आप इस्तेमाल कर लेना, ठीक है? कि अमेंडमेंट 5 से यूएस के संविधान में ड्यू प्रोसेस को जोड़ा गया, ठीक है? अब क्या हुआ, ध्यान से सुनना मेरी बात। जब संविधान सभा में बैठकें हुई थी ना, आपको पता ही है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड एक सब कमिटी थी। फंडामेंटल राइट से रिलेटेड एक सब कमिटी थी, उसके सारे मेंबर्स के नाम आपको पता होना चाहिए। सब कमिटी किससे रिलेटेड थी? फंडामेंटल राइट से। उसके सारे मेंबर्स के नाम आपको याद रखने हैं। तो फिलहाल भी मैं ये बताऊंगा आपको कि जब ये चर्चा हो रही थी ना कि हमने ड्यू प्रोसेस लेना है या नहीं लेना है, उस समय पर भी ये चर्चा हो रही थी, ड्यू प्रोसेस लेना है या नहीं लेना है। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि ड्यू प्रोसेस में एक बात निकल के आई कि ड्यू प्रोसेस क्या करता है, वो लेजिस्लेटिव की पावर को डिक्रीज करता है और वहीं पर एग्जीक्यूटिव माफ करना जुडिशियल की पावर को इंक्रीज करता है। जुडिशियल की पावर को इंक्रीज करता है, ठीक है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ड्यू प्रोसेस होता क्या है? वो लेजिस्लेटिव पावर को डिक्रीज करता है। जैसे लेजिस्लेटिव ने अगर मैं वर्तमान देखूं तो 99 अमेंडमेंट पास किया था नहीं किया था? पर उसको कैंसिल किसने किया? अब जुडिशियल क्यों क्यों कैंसिल करता है? क्योंकि ड्यू प्रोसेस क्या करता है? ड्यू प्रोसेस जुडिशियल की पावर को बढ़ा देता है। तो इसीलिए वहां पर काफी चर्चा हुई थी, बहस हुई थी। तो बहस में ये समझ में आया कि डेमोक्रेसी में अभी इस बात का ध्यान देना है कि डेमोक्रेसी में ज्यादा पावरफुल किसे बनाना है? और वहां पर एक बड़ी खूबसूरत बात की गई, ये बात की गई थी आपके अय्यर के द्वारा, ठीक है? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के द्वारा ये कहा गया था कि जो आपका अभी फिलहाल हमने ड्यू प्रोसेस को क्लियरली नहीं अपनाना है। क्यों? क्योंकि हमें अपने लेजिस्लेटिव जो है, जो हमारी लेजिस्लेटिव है, उसके विवेक पे भरोसा रखना है। किसके विवेक पर? लेजिस्लेटिव के विवेक पर भरोसा रखना है। क्योंकि लेजिस्लेटिव ये जो लोग हैं जो बैठे हुए हैं, इन्होंने आंदोलन में भाग लिया है और ये जानते हैं देश के लिए क्या करना है। तो अगर हम ड्यू प्रोसेस को डायरेक्टली उस समय ले लेते तो कहीं न कहीं वो लेजिस्लेटिव के विवेक को कम कर देता, करता नहीं करता? वहाँ पर ज्यादा पावर किसको दे देता? जुडिशियल को। हालांकि आज हमें दिखता है कि 1978 के द्वारा हमें ड्यू प्रोसेस दिखा, पर ये भी याद रखना, कल मैं शायद ये बताना भूल गया था कि ड्यू प्रोसेस को इस्तेमाल करने के लिए लिमिट है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोई भी जो न्यायपालिका उसकी लिमिट है। लिमिट क्या है? सिर्फ 3 मैटर में ड्यू प्रोसेस को देखते हैं। एक होता है प्रॉपर्टी, एक होता है आपका लिबर्टी और एक होता है आपका लाइफ, ठीक है? तो इसमें ही ये लोग ड्यू प्रोसेस को ज्यादातर देखते हैं, अन्य मुद्दों पर वो नहीं देखते हैं, जिससे कि हमारा जो लेजिस्लेटिव है उसका जो दायरा है वो कम ना रहे। क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक देश में लोगों का ही सबसे ज्यादा वर्चस्व होता है। तो लेजिस्लेटिव जो सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेशन होता है, राइट? किसी भी लोगों का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है सबसे बड़ा? लेजिस्लेटिव। तो ये एब्सोल्युटली मैम, एब्सोल्युटली, ठीक है? तो ये चीज याद रखना। और अगर मैं आपको ध्यान से बताऊं, अगर इसको एक नए एंगल से अगर आप देखेंगे, नए एंगल से अगर आप देखेंगे, आप सभी जानते हैं जो हमारी प्रॉपर्टी है उसको 44th अमेंडमेंट से हटा दिया गया है। अब हम सभी जानते हैं कि हमारी जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको हमने हटा दिया है, ठीक है? हटा दिया और हटा दिया लीगल राइट में, कहां डाल दिया? लीगल राइट का मतलब होता है फंडामेंटल राइट्स के अलावा सभी लीगल राइट एक बहुत बड़ा डोमेन होता है। तो मैं फंडामेंटल राइट्स से अगर हटा दूं उसको, तो वो लीगल राइट की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है? तो क्या हुआ कि अब आप इसको इस एंगल से तो हम सब जानते हैं, ठीक है? ज्यादातर। पर इसको अगर आप नए एंगल से अगर आप देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि अगर मैं बात करूं लाइफ की, जो मैं आर्टिकल 21 के द्वारा रखा गया है, अगर मैं बात करूं आपकी लिबर्टी की, जो आर्टिकल 19 के द्वारा आपको मिलता है, और वैसे ही आपको प्रॉपर्टी दिया गया था आर्टिकल 31 के द्वारा, और आपके 19 क्लॉज 1 के कहां पर था ये? एफ में, बिल्कुल, एफ में। तो ये आप देखेंगे कि जब ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में रहता है, ध्यान दीजिएगा, जब ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में रहता है, तो ये कहीं न कहीं हमारी लेजिस्लेटिव के दायरे से बाहर रहता है। मतलब लेजिस्लेटिव इसमें ईज़िली कानून नहीं बना पाता है। लेजिस्लेटिव इसमें इनको ईज़िली छीन नहीं पाता है, जब तक ये फंडामेंटल राइट्स में रहेगा। यानी कि लेजिस्लेटिव के दायरे से कहीं न कहीं काफ़ी हद तक बाहर रहता है। अगर लेजिस्लेटिव के दायरे, क्योंकि लेजिस्लेटिव इज़ अ पार्ट ऑफ स्टेट, यस और नो? लेजिस्लेटिव इज़ अ पार्ट ऑफ स्टेट और नॉट? तो यानी कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो आपका फंडामेंटल राइट्स है वो कहीं न कहीं स्टेट के लिए सरदर्दी होता है, यस और नो? क्योंकि वो स्टेट से बाहर होता है वो। स्टेट से बाहर होता है मतलब स्टेट के लिए अब स्टेट कभी भी किसी की लाइफ ले ही नहीं सकता। वो तभी लेगा जब सामने वाला गलत काम करेगा। अगर वो गलती नहीं करेगा तो स्टेट कैसे लेगा? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो आपका राइट टू लाइफ होता है या आपकी जो लिबर्टी है, जब तक आप अपने दायरे में ये काम कर रहे हो, जब तक आप दायरे में हो, तो क्या स्टेट आपकी लाइफ लिबर्टी ले सकता है? वो कोई कानून नहीं, वो कभी भी ऐसा कानून बना सकता है कि काम करो कि शक के बिहाफ पे किसी को फांसी दे दो, कर सकता है? तो आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ जो हमारे लाइफ है और जो लिबर्टी है अभी, ये जो प्रॉपर्टी है, तीनों फंडामेंटल राइट्स में जब थे, तो यानी कि स्टेट को ले नहीं सकता था। कानून भी वो क्या बनाएगा? थोड़ा बनाएगा। जब आप इस चीज को तोड़ोगे तब जाके आपसे वो छीन सकता है। जब आप ही नहीं तोड़ोगे तो ले नहीं सकता। वो ले नहीं सकता, राइट? तो इसीलिए क्या है, जो आपका लाइफ, लिबर्टी और जो प्रॉपर्टी है वो वो स्टेट के दायरे से बाहर था। किसके दायरे से? स्टेट के दायरे से बाहर था या है, आज भी है, ठीक है? आपकी लाइफ स्टेट ले ही नहीं सकता, चाहे कोई भी कानून बना दे, जब तक आप ठीक है। ये गॉट द पॉइंट? पर प्रॉब्लम क्या हुई कि जो प्रॉपर्टी है, समस्या क्या है? समस्या है आपका डाइवर्सिटीज़, एक सेकंड, डाइवर्सिटीज़ की वजह से इनइक्वालिटीज़ और कहीं न कहीं ब्रिटिशर्स की वजह से भी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? प्रिंसली स्टेट को क्या किया था? बहुत ज़्यादा ज़मीनें दी थी, यस और नो? ठीक है? तो एक तो डाइवर्सिटीज़ की वजह से इनइक्वालिटी थी, क्योंकि समाज में ऊँचा-नीचा तो वो आज भी चलता है। आपने देखा है, मैं बड़ी जात का, तू छोटी जात, आज भी है ये समाज में। तो समाज में ये चीज़ें जाती नहीं है, तो इसको जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें लेजिस्लेटिव को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। तो लेजिस्लेटिव को स्ट्रांग बनाने वाली बात समझ में आई कब? 1978 में। उन्होंने क्या करा, यहाँ इसमें से क्या बाहर निकाल दिया? अगर मैं फंडामेंटल राइट से प्रॉपर्टी को बाहर निकाल दूं, तो प्रॉपर्टी को अगर मैंने बाहर निकाल दिया, तो आपके पास मानते हैं बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है और आप बहुत बड़े आदमी हैं, तभी मैं छीन सकता हूं, यस और नो? आपके पास मानते हैं बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी, किलो के हिसाब से प्रॉपर्टी है, किलो और आप बहुत बड़े आदमी हैं, आप कुछ किसी का गलत नहीं करते हैं। अभी फंडामेंटल राइट्स तो है नहीं, तभी मैं उसे क्या कर सकता हूं? ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वो तो चलो एक्ट बना तो पास ही नहीं होता, लोग कहां पहुंच जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट, राइट? पर अब क्या है, जब ये फंडामेंटल राइट से हट गया, तो आपके पास कितनी भी ज्यादा प्रॉपर्टी है और आप बहुत बड़े आदमी हैं, कुछ गलत काम नहीं कर रहे, तभी मैं छीन सकता हूं ना? तो यानी कि क्या है कि 1978 से आपका जो प्रॉपर्टी है वो अब लेजिस्लेटिव की झोली में डाल दिया। कहां डाल दिया? लेजिस्लेटिव की झोली, समझते हैं ना झोली? हाँ, लेजिस्लेटिव की झोली में डाल दिया, क्योंकि फंडामेंटल राइट हटाते ही आप डोमेन किसका एक्टिव हो जाएगा? लेजिस्लेटिव का, जो जरूरी भी था। और आज देखो आर्टिकल 21 और 19, अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया या कुछ गलत नहीं बोल रहे हो, क्या स्टेट आपसे छीन सकता है? तो ये चीज याद रखना, दिस इज थोड़ा एडवांस वर्जन। अब मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि हम कितना भी पढ़ लें, कुछ नया सीखने को मिलता है, यस और नो?
तो अब आप एक लेवल में पढ़ रहे हैं, तो ये जो है ना 44th अमेंडमेंट से प्रॉपर्टी वहाँ चला गया, वो है बच्चों की चीज़ें। अब आपको अगर मीन्स लेवल में जाना है, तो इस लेवल की लैंग्वेज अपनी इस्तेमाल करनी होती है कि जब भी हम फंडामेंटल राइट से कोई चीज़ हटाते हैं, तो वहाँ पे इसका मतलब होता है कि लेजिस्लेटिव को पावरफुल बना देते हैं वहाँ पर। आप गलत काम करो ना करो, आपसे वो छीन लिया जाएगा। पर जो चीज़ फंडामेंटल राइट्स में रहती है, जब तक आप सही हो, तो स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा। यानी कि फंडामेंटल राइट में ये किसके एक तरफ होता है स्टेट, एक तरफ होते हैं पीपल। तो फंडामेंटल राइट किसकी तरफ झुकाव रखता है? बिल्कुल। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आप समझ पाएँगे, राइट? ठीक है?